नमस्ते साथियों। मैं पूर्णिमा पाटिल पत्रकार हूँ और आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने साइकोलॉजी में अपनी पढ़ाई की है, लेकिन धीरे-धीरे वो किस तरह से सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी और कैसे समाज कार्य को ही उन्होंने अपना मिशन बना लिया, ऐसी ढेर सारी बातें हैं। क्यों ना हम उन्हीं की जुबानी इन बातों को सुने। तो सुनीला जी, आपको बहुत-बहुत नमस्कार। आपने बहुत यानी कार्य किया है और हमें यहाँ पे जो मातृ सेवा संघ है वहाँ भी आप जुड़ी हुई हैं और वहाँ भी आप बहुत कार्य कर रही हैं। तो मातृ सेवा संघ तो नागपुर की शान है और नागपुर के लिए एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है और जिसको कहते हैं कि किसी नारी शक्ति जो थी हमारी कमलाबाई हॉस्पिट, उनके द्वारा ये सब शुभारंभ हुआ था। तो ये बहुत सारी बातें हैं, तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे सुनीला जी। पहले आप अपना पूरा नाम बताइए और आपने किसमें पढ़ाई की वो भी थोड़ा आप बताइए। हाँ, मेरा पूरा नाम है सुनीला खेरगांवकर और मेरी पढ़ाई मुंबई में हुई है। मैंने अप्लाइड साइकोलॉजी में एमए किया मुंबई यूनिवर्सिटी से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो सुनीला जी, मेरे को ये बताइए कि आप मातृ सेवा संघ में, जैसे कि मैं आपसे जब मिली तो मुझे पता चला कि आप मातृ सेवा संघ की मीटिंग में जा रही हैं। आप मातृ सेवा संघ की बहुत सी जो संस्थाएं चल रही है उनसे जुड़ी हुई हैं और उनके लिए आपने पूर्व में भी बहुत सारे कार्य किए हैं। तो हम शुरुआत करेंगे कमलाबाई हॉस्पिटल से, क्योंकि वो नागपुर में जो हमारे प्रतिष्ठित लोग हुए हैं और वो ऐसे समय में कमला ताई ने ये कार्य शुरू किया है जब महिलाएं जब सिर्फ घर में बैठती थी और घर में ही उनकी दुनिया थी। लेकिन कमलाबाई हॉस्पिटल के बाद जो कुछ यहाँ पर एक प्रोग्रेस हुई है, जो डेवलपमेंट हुआ है और जो बहुत सारे कार्य हुए हैं, तो हम थोड़ा आपके मुंह से ये सारी बातें सुनना चाहेंगे। एक्चुअली मातृ सेवा संघ से हम लोग यहाँ आए 94 में नागपुर में, आफ्टर माय हस्बैंड्स रिटायरमेंट। फिर उसके बाद नागपुर में मेरा तो पूरा काम वहाँ जमशेदपुर में रहा, जो मेंटली हैंडीकैप बच्चों के साथ ही रहा। अच्छा, यानी जो या। सुनीला जी है, हाँ। प्रारंभ में नागपुर में न रहकर वो जमशेदपुर में थी और बाद में वो नागपुर में आई। तो यहाँ उस वक्त ना मातृ सेवा संघ की अध्यक्षा थी अ, कायल मैडम। अच्छा और कायल मैडम ने मुझे एक स्कूल में एक परिसंवाद में सुना। अच्छा और उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप यहाँ क्यों नहीं अपनी सेवा देती हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं तैयार थी। उन्होंने बुलाया और वो मैंने उनको बोला कि मैं एडमिन कुछ काम करना नहीं चाहती, अच्छा मैनेजमेंट में नहीं आना चाहती जी। मुझे प्रोफेशनल काम करना है। अच्छा और मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर ओके जिसकी ट्रेनिंग मैंने ली है, अच्छा तो वही काम करना मैं पसंद करूँगी। जी जी जी। तो सुनीला जी, ये बताइए कि ये जो आप बता रही हैं कि आपने अपने क्षेत्र साइकोलॉजी में ही कार्य करने की जो इच्छा व्यक्त की, तो ये कैसे, ये संस्थाओं में जो पेशेंट आते हैं या जो एडमिशन लेते हैं, तो उन्हें कैसे क्या जरूरत पड़ती है साइकोलॉजी की, थोड़ा वो बताइए। अ, मेरा काम जो रहा है ज्यादातर वो मेंटली हैंडीकैप बच्चों के साथ ही रहा है जी। फिजिकल हैंडीकैप उनके साथ रहता है, बट दैट इज नॉट माय फील्ड ऑफ वर्क। तो मेरा ट्रेनिंग सब इसी फील्ड में हुआ है, मेंटल हैंडीकैप। और NIMH जो संस्था है मशहूर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप, अच्छा सिकंदराबाद में, वहाँ मेरा पूरा ट्रेनिंग हुआ। अच्छा उसके बाद स्कूल में मैंने बिहार में जमशेदपुर में स्कूल में काम शुरू किया। अच्छा एक्चुअली आई वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द स्कूल्स। ओके। एंड अच्छा, तो आप जमशेदपुर में किस स्कूल की फाउंडर थी? उसका नाम था स्कूल ऑफ होप फॉर मेंटली रिटार्डेड। अच्छा और उनकी प्रेरणा वो स्कूल के पीछे थी एक माँ, अच्छा एक हैंडीकैप बच्चे की माँ थी। अच्छा तो पूरे बिहार स्टेट में मेंटली हैंडीकैप बच्चों के लिए स्कूल ही नहीं था। अच्छा और वो चाहती थी कि वो हम लोग मिलके कुछ करें उनके लिए। अच्छा तो उनके घर में हम दोनों ने शुरू किया। अच्छा और उन्होंने
ट्रेनिंग लेके एज अ टीचर, स्पेशल टीचर ट्रेनिंग लेके, और अच्छा। मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड टीचर, एक्चुअली Okay, वी okay. वर डूइंग ऑल जॉब्स। अरे वाह, हाँ। यानी आप दो महिलाओं ने मिलकर एक बहुत बड़ी काम शुरू किया जहां पर कि मेंटली रिटार्टेड बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं थी, और वो शुरुआत आपने जमशेदपुर से की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम दोनों ने शुरू की उनके घर में ही। अच्छा। फिर धीरे धीरे उस वक्त में, मतलब वो जमाना था 70s का, अच्छा। तो उस वक्त तो इसके बारे में कुछ अवेयरनेस नहीं था कहीं भी। और शुरू में लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजना भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए कि वो एक सोशल स्टिग्मा था। हाँ। कि इनका बच्चा अलग है, अलग है। हाँ। तो उनको छिपा के रखते और थे। बड़ी हैरत भरी नजरों से लोग देखते थे, यदि वो बच्चा जा रहा है तो लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते थे। वो भी, ये बहुत कुछ ऐसी चीजें थी जो परिवार वाले भी इससे बहुत परेशान रहते थे, और वो बच्चा तो खैर रहेगा ही। जी। तो वहाँ टेंडेंसी क्या थी पेरेंट्स की और फैमिली की, कि ऐसे बच्चों को छिपा के रखे, ओहो। सोसाइटी के सामने आने ही नहीं देते थे। अच्छा अच्छा। तो शुरू में वहाँ, हाँ, थोड़ा सा नीला जी बताइए, ये यानी आपको कुछ याद है कौन से ईयर की बात होगी ये? याद है ना जी। ये 75 की याद है। ओहो। 75 में तब भी ऐसा था? तब भी ऐसा था। आई एम टॉकिंग अबाउट जमशेदपुर, बिहार, हाँ हाँ जी जी। नॉट हाँ, महाराष्ट्र। हाँ लेकिन हाँ। फिर भी मैं बताती हूँ, कोई हाँ। भी स्टेट हो, लेकिन तब का समय ऐसा था ही कि यदि कोई बच्चा थोड़ा भी अपंग हो गया या किसी तरह से मेंटली रिटार्टेड है, तो माँ बाप के लिए जैसा लगता था उनको कोई बड़ा श्राप मिल गया हो, और वो बच्चा क्या सफर करता होगा, वो तो एक दुख भरी कहानी अलग ही है। और ज्यादा नहीं, बच्चा तो करता था, उसको सामान्य कुछ, मतलब नॉर्मल लाइफ कुछ नहीं मिलता था। और समाज की उस फैमिली के तरफ देखने के नजरिया भी बहुत ऐसे थे कि द होल फैमिली एक्चुअली सफर्ड बिकॉज ऐसे बच्चों के जो ये थे ना सिबलिंग्स, उनकी शादी नहीं हो पाती थी, और बहुत सारे प्रॉब्लम जुड़े हुए मतलब हैं। यदि किसी के घर में ऐसा बच्चा है तो वो फैमिली को अपने सामाजिक जो फंक्शन होते हैं उसमें भी जाने में उन्हें बहुत संकोच रहता था, या कई बार वो बुलाए भी नहीं जाते थे अपने रिश्तेदारों के द्वारा या जान पहचान वालों के द्वारा। और फिर यहाँ तक कि वो बच्चे को वो छिपाने की कोशिश करते थे। ये तो मतलब देखिए कितनी दुखदाई बात है। और जो मिसेस कर्नाड, वो उनको मैं अपना गुरु मानती हूँ जी। उनकी प्रेरणा से ये सब काम शुरू हुआ। अच्छा। तो उन्होंने ज्यादा, मैं थोड़ा सा शुरू में अवेयरनेस लाने के लिए घर घर जाके जमशेदपुर में जहाँ ऐसे बच्चे हैं उनको कन्विंस करने की कोशिश उन्होंने अच्छा। बहुत काम किया, दोनों ने, मिस्टर और मिसेस कर्नाड, उनका बच्चा था अच्छा। मेंटली हैंडीकैप। अच्छा। और फिर उनका बेटा और एक लड़का, जी। वो दो बच्चों को लेकर ये स्कूल स्टार्ट किया उनके घर में। यानी फिर धीरे धीरे जिसको बोलते हैं ना कि लोग देखने लगे कि ये भी इनका बच्चा ऐसा है और इससे सीख रहा है, तो फिर बाकी बच्चों ने एडमिशन लेना शुरू किया। और उसके बाद फिर आप नागपुर कब आ गई? नागपुर हम लोग मेरे हस्बैंड के रिटायरमेंट के बाद 93 में आ गए। अच्छा। जी। तो फिर 93 में यहाँ आने के बाद आप कैसे संस्थाओं से जुड़ी जो समाज कार्य कर रही थी? यहाँ एक्चुअली ना, बिकॉज माय इन-लॉज बिलोंग टू नागपुर एंड वी यूज्ड टू कम टू नागपुर वेरी ऑफन। सो यहाँ नागपुर के यहाँ तो बहुत संस्थाएं एक्चुअली दे वर वर्किंग इन दिस फील्ड। ओके। हाँ, तो उनको जब पता चला कि मैं रिटायर होके हम नागपुर में आने वाले हैं सेटल होने, तो उन्होंने मुझे पहले से ही बुक करके रखा था। अच्छा अच्छा। दो संस्था ने कि यानी आपका अनुभव भी था और आप वो विषय में आपने पढ़ाई भी की थी। तो जो एक मे फ्लावर स्कूल है पहला मेरा, उन्होंने मे फ्लावर, अच्छा, वो स्कूल था फॉर स्लो लर्नर्स। ओके। मतलब वहाँ के बच्चे एक ऐसे लेवल पे थे कि उनकी थोड़े से यानी सामान्य लोगों से कम थे। यानी उनका कुछ आईक्यू टेस्ट करते थे? उनका आईक्यू टेस्ट किया जाता था। अच्छा। और उसमें ऐसा है कि ये
कैटेगरीज है, अच्छा डिपेंडिंग ऑन द IQ लेवल्स। अच्छा तो उसमें है सबसे क्या उसको बोलते हैं कि बॉर्डर लाइन, अच्छा बॉर्डर लाइन एजुकेबल, ये है जो बच्चे हैं, हाँ। ऐसे बच्चे ये स्कूल में थे। अच्छा तो मेफलावर, यानी वो स्लो लर्नर बच्चे थे। और ऐसे मेरी अच्छा, शुरुआत हुई अच्छा, यहाँ वहाँ से आपकी शुरुआत हुई। तो थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूंगी कि फिर आप और संस्थाओं से जैसे जुड़ी, पर जैसे आज भी आप 81 ईयर की हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ आपने अपनी यंग एज, यानी कि आपने जमशेदपुर में आप इतनी यंग थी मैरिज के बाद, वहां से लेके जो आपका सफर चालू हुआ नागपुर तक, और आज जब आप 81 ईयर की हैं, आज भी आप उतनी ही एक्टिव, उतनी ही सक्रिय और इतने रचनात्मक कार्यों से जुड़ी और इतने सुंदर कार्य कर रही हैं। तो हमें थोड़ा सा ये बताइए कि मैंने जब भी आपसे बात की तो मुझे पता चलता है कि आपकी मातृ सेवा संघ की मीटिंग है, उसमें आप जा रही हैं। तो मैं मातृ सेवा संघ को बहुत अच्छे से समझती हूँ, और यहाँ नागपुर के तो सभी लोग मातृ सेवा संघ को जानते हैं। तो थोड़ा हमको उनके बारे में कुछ बताइए। मातृ सेवा संघ संस्था क्या है, और इनको शुरुआत करने वाली हमारी कमलाताई हॉस्पिटल के बारे में भी थोड़ा बताइए। ऐसा है कि कमलाताई हॉस्पिटल से के फैमिली से ही मैं हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा तो हम लोग के मेरे इन-लॉज में बहुत सारे लोग कमलाताई हॉस्पिटल में पहले से अपने साथ लिए थे। उनको जब रिटायर हो गए तो वो सब, मेरे ससुर भी वहाँ काम करते थे बहुत साल। अच्छा तो ये संस्था 100 साल से भी ज्यादा हो गए उसको चालू करके। अच्छा, मातृ सेवा संघ को 100 साल से ज्यादा हो गए। अरे वाह, अच्छा, सैनिटरी हो चुकी है। ओके ओके। और वो उनके शुरुआत की कमलाताई हॉस्पिटल ने मैटरनिटी होम शुरू कर पहले, क्योंकि वो जरूरत थी उस टाइम की। अच्छा कि हमारे इंडियन विमेन को यहाँ जो हॉस्पिटल्स थे, मिशनरीज वर रनिंग दो, they were not treated equally on the basis of their caste and color and this. So she didn't like that. She started her own maternity home on a very small scale in Sitabardi area first. ओके ओके। अच्छा, तो सीताबर्डी का मातृ सेवा संघ है, पर अभी मुझे लगता महल में और भी जगह पे है। तो और कहाँ है? महल में इसकी शाखा है, मैटरनिटी होम है। अच्छा और मातृ सेवा संघ जब उसकी जैसी ग्रोथ होने लगी जी, तो उनकी अनेक शाखाएं हुई। वो एक्चुअली बिलासपुर से लेकर बहुत जगह, और विदर्भ में तो बहुत ही जगह में है अभी। वो कार्यरत है, लेकिन मातृ सेवा अभी सिर्फ मैटरनिटी होम और हॉस्पिटल नहीं रही। अच्छा, उन्होंने जैसे जैसे समाज के आई मीन सोशल नीड्स को ख्याल में लाते हुए, अच्छा, जैसे कि ये संस्था नंदनवन स्कूल फॉर मेंटली हैंडीकैप, वो 61 में चालू की उन्होंने। अच्छा, क्योंकि ये बच्चों के लिए भी जरूरी। दिस इज द फर्स्ट स्कूल इन नागपुर। फिर उसके बाद उन्होंने कॉलेज ऑफ सोशल वर्क चालू किया। फिर फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए अभी भी स्नेहांगन स्कूल है बर्डी में। अच्छा अच्छा, वहाँ फिजिकली हैंडीकैप बच्चों को रखा जाता है, उनको पढ़ाई उनकी लिए करते हैं। जी। और पूरी देखभाल उनकी होती है। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी बात बताई कि जैसे मातृ सेवा संघ ने जो डिलीवरी वगैरह वाली जो बातें थी महिलाओं से जुड़ी हुई, वहां से बढ़ते बढ़ते उन्होंने आज हैंडीकैप्ड बच्चे और सभी की जिम्मेदारी ली, और इतने अच्छे से कार्य हो रहा है। तो ये कमलाताई हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा बताइए। कमलाताई हॉस्पिटल was a child widow. I think at the age of 12, she lost her husband. And her in-laws were very orthodox. They were in Karnataka. Okay. And they wanted to do her kesh vapan. यानी वो समय, यानी कमलाताई के समय का ऐसा था कि यदि कोई महिला विधवा हो जाती है तो उनके पूरे बाल निकाल दिए जाते हैं। वो यानी उनके साथ भी वही होने जा रहा था, और तब उनकी यानी बाल विधवा। जी। अब क्या है कि पूरी मोहनी फैमिली जो है, कमलाबाई हॉस्पिटल उनका ससुराल का नाम है,
वो पहले मोहिनी यमुना हाँ। मोहिनी थी। अच्छा, तो उनका मायके का नाम कमलाताई का मोहिनी फैमिली का है और विवाह के बाद वो हॉस्पिट हुई। हाँ, उसके बाद फिर वो जब केश वपन होने जा रहा था उनका ससुराल में, जी तो उनके बंधु, उनके भाई है नाना साहब मोहनी, अच्छा वो वहां गए हाँ। और एक पुलिस ऑफिसर को साथ में लेके उनके ससुराल में जाके पहुंचे। अरे वाह, बहुत ही बड़ी बात, क्योंकि तब तो समाज का बड़ा विरोध भी रहता है पहले तो। तो वो उन्होंने उनको बताया कि मेरे बहन का ऐसा हाल मैं नहीं होने दूंगा और उनकी जिम्मेदारी भी आप पर नहीं रहेगी, क्योंकि मैं इन्हें लेकर नागपुर जा रहा हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात है कि यदि किसी भी महिला को मायके का यदि इस तरह का, जिसको बोलते हैं ना, एक मॉरल सपोर्ट जो मिलता है, वो उसको आर्थिक रूप से अपने पैरों पे खड़े करने लायक बना सकता है। होता यह है कि कई बार मायके वाले इस संकोच में रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन देखिए कमलाताई हॉस्पिटल, जिनके नाम से आज सब मातृ सेवा संघ चल रहा है, इतनी महिलाएं, इतने बच्चे कितना ज्यादा वहां से अपनी यानी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी कमलाताई हॉस्पिटल खुद एक बाल विधवा रही, परंतु उनके जो भाई हैं मोहनी जी, उन्होंने उनको सपोर्ट दिया और उसकी जिम्मेदारी ली कि यदि ससुराल वाले चाहते हैं कि बाल निकालना है तो मैं इनको, अपनी बहन को अपने घर ले जाऊंगा और उसे अपने पैरों पे खड़े रहने लायक बनाऊंगा। बहुत ही उनका अभिनंदन करते हैं हम मोहिनी जी का भी। कमलाताई का तो हम बाद में करने ही वाले हैं, लेकिन अभी तो हम मोहिनी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और उस जमाने में मोहनी फैमिली वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव एंड लिबरल फैमिली। तो उन्होंने यहाँ तो लाया बहन को, लेकिन उनको नर्सिंग का, मिडवाइफरी का ट्रेनिंग दिया, दिलवाया। अच्छा, और उस वक्त यहाँ जो हॉस्पिटल जो चला रहे थे वो तो ब्रिटिश लोगों का जमाना था ना, तो ऐसे हॉस्पिटल में उनका नर्सिंग का ट्रेनिंग हुआ। अरे वाह, हाँ, अच्छा। फिर वो यानी वो ब्रिटिश नर्सिंग होम था और उस जमाने में ब्रिटिश ही यहाँ पर थे। जी जी जी। तो उनका ट्रेनिंग खत्म होने पर उन्होंने नौकरी भी वहां शुरू की। तो उन्होंने वहां देखा गया कि अपने जो इंडियन महिलाएं हैं जी, उनको अलग तरीके से वहाँ ये आई मीन दे वर नॉट सपोज टू गेट द ऑल द necessary help and service which was provided to the fair skinned British women. It was a great discrimination between Indian and that English people. Okay, okay. तो हम लोग को तो नेटिव कहा जाता था ना उस वक्त, तो उनको ये बात बहुत अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने सोचा कि मैं ऐसी जगह काम नहीं करने वाली, तो उन्होंने अपना खुद का मैटरनिटी होम छोटी स्केल में चालू किया बर्डी में। यानी भाई ने जो ट्रेनिंग दिलवाई उसका इन्होंने बहुत ही सुंदर सदुपयोग किया कि खुद को अपने पैरों पे खड़ा रख लिया। ये नहीं किया, उन्होंने ये सोचा कि मेरे समान इतनी महिलाएं हैं और मुझे उनके लिए भी कार्य करना। ये एक बहुत बड़ी बात कमलाताई की तरफ से हुई और देखिए उन्होंने फिर मतलब मातृ सेवा संघ का शुभारंभ हुआ। ये कितनी सुंदर बात है। तो कमलाताई, आपको भी बहुत बहुत सादर प्रणाम। आपको हम बहुत ही सम्मानीय श्रद्धांजलि देते हैं और महिलाओं की आप शक्ति रही और आप महिलाओं की शक्ति हैं। और इसीलिए ये जो हम इंटरव्यू लेते हैं, मैं हमेशा चाहती हूँ कि हमारे जो भी श्रोता हैं उन्हें इससे प्रेरणा मिले। ये सिर्फ एक कहानी वाली बात नहीं होती है, ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये सिर्फ एक मजे के लिए इंटरव्यू नहीं है, लेकिन इसमें ये सारी बातें जो हम सुनते हैं, समझते हैं, इससे हमने थोड़ा सा इसका अनुसरण भी करना चाहिए। उतना यदि हमारे में डेडिकेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम 1% भी यदि कुछ आसपास जाके कर लें तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा कार्य होगा। तो कमलाताई ने तो सच में बहुत सुंदर कार्य किया। तो इसके बाद आप ये बताइए कि फिर ये जो सब बच्चे हैं जिनके लिए आप मतलब काउंसलिंग भी कर रही हैं, तो इनको काउंसलिंग की कैसे जरूरत पड़ती है, क्या करना पड़ता है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली ना जो काउंसलिंग करना पड़ता है वो इन बच्चों से ज्यादा उनके फैमिली पेरेंट्स को करना पड़ता है। अच्छा,
और बच्चों का ऐसा है कि ऐसा प्रोसीजर ऐसे रहते हैं स्पेशल एजुकेशन का कि पहले उनकी असेसमेंट की जाए, हाँ, उनकी लेवल एबिलिटी लेवल हम बोलते हैं, डिसेबिलिटी वर्ड हम ज्यादा यूज नहीं करते। अच्छा, क्योंकि कितना भी डिसेबल व्यक्ति हो उसमें हाँ। कुछ ना कुछ एबिलिटी नहीं, मैं रहती है। तो मैं तो सुनीला जी ये मानती हूँ कि आदमी कभी भी शरीर से अपंग नहीं होता। जो कुछ अपंगता है ना, वो हमारे मस्तिष्क में है, हमारे मन में है। इसलिए हम हर चीज को अलग नकारात्मक नजरिए से देखते हैं। पर शरीर की अपंगता के होते हुए लोगों ने क्या क्या कमाल किए हैं, और कई बार हमारा पूरा शरीर होते हुए भी हम बिल्कुल बिना किसी काम धाम के बैठे रह जाते हैं। तो अपंग हो नहीं, अपंग तो ये हुए। जी जी जी। तो उनकी क्षमता की लेवल देख के जी फिर उनके लायक उनको शिक्षा दी जाती है। जी उसमें दो प्रकार की है, एकेडमिक्स भी है, जी। मतलब लिखना पढ़ना हाँ, और कुछ गणित वगैरह सिखाया जाता है जो कर सकते हैं। जी जी। मतलब उनके आईक्यू लेवल के हिसाब से जो थोड़ा ठीक है उनको थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, ऐसे ग्रुप जी किए जाते हैं। जी जी। और ये सब स्पेशल एजुकेशन बिल्कुल अलग तरीका है अपने नॉर्मल हाँ। एजुकेशन का, जैसे हाँ, नहीं रहेगा। यानी पढ़ाने का तरीका भी अलग रहता है और उसके लिए ट्रेनिंग ली जाती है। जी जी। और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होने लगती है। जी। डिपेंडिंग ऑन द आईक्यू लेवल वी मेक डिफरेंट ग्रुप्स। अच्छा। जैसे कि क्लासेस रहते हैं ना, फर्स्ट जी। स्टैंडर्ड सेकंड जी, जी, स्टैंडर्ड, जी, हाँ, हाँ। वैसे ये अलग अलग क्लासेस बनाए जाते हैं ग्रुप अच्छा। स्कूल में। अच्छा। और उनका जो शिक्षा की जो लेवल है जी। उसके अनुसार उनको पढ़ाया जाता अच्छा अच्छा अच्छा। है। और फिर इस यहाँ तक नहीं काम हमारा खत्म होता, जी। फिर उनके जो पेरेंट्स हैं हाँ हाँ। उनको भी हम स्कूल में बुला के जी। उनको भी ये ट्रेनिंग क्या चल रहा है उनका इसके बारे में बताते हैं अच्छा। कि घर में भी वो वैसे ही करे हाँ उनको। हाँ। और एक्चुअली ना ये स्कूल का ट्रेनिंग जी। सिर्फ लिखना पढ़ना और कुछ काम काज थोड़ा बहुत सीखना हाँ। ये नहीं है। हाँ हाँ। ये बच्चे हम्म, actually the people with low IQ जी जी। have a social SQ also. SQ is social quotient, हाँ, मतलब समाज में किस तरीके से बर्ताव करना है, जी, किस जी, तरीके जी। से सामने आना है, जी जी। ये भी उनकी लेवल कम रहती है। बिल्कुल। हाँ, तो उसके बारे में जैसे कि मैनर्स, एटिकेट, ये भी सब हम लोग वहाँ सिखाते हैं उसको। जी जी। हाँ, ये जो जब ये लोग पढ़ते हैं और कुछ तो सीख लेते हैं, पर जैसे आपने अभी बताया अलग अलग ग्रुप करते हैं, तो जब ये ग्रुप तो एक अलग हो गया, पर ऐसा भी एक ग्रुप रहता होगा जिनका आईक्यू लेवल इतना न होने से वो लिखना पढ़ने में उनको कुछ समझता नहीं होगा, तो उनको आप क्या करते हैं? उनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। कि इसमें जैसे कि सिलाई कढ़ाई आती है, कारपेंट्री आती है और फाइल मेकिंग आता है। रिपीटेटिव जो जॉब्स है ना, जी जी जी। अभी एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि बहुत ही लो आईक्यू वाला अगर बच्चा है तो उसको हम पैकिंग का ही काम देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। और काउंट कर नहीं पाता हाँ। तो उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट बनती है। अच्छा कि अच्छा। जैसे 1 डजन उसको हाँ। सपोज दिए पैक करने हैं, अच्छा अच्छा। तो ऐसे 1 डजन वाले उसमें अच्छा। ये रहे के जगह उसमें 1 डजन हाँ, ही यानी दिए वो होंगे। जो जगह पे रखना है अरे, उसको, बस जब वो जगह भर गई है ना, बस उसने एक डजन बना लिया। तो वो जान जाता फिर वो भी अच्छा, पैकिंग को फिर दूसरा लौट दूसरा आता है। लिया है। वेरी गुड हाँ। वेरी गुड। ये तो उनको किसी काम में लगाए रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे ही वो अपनी रोजी रोटी पे ना, जैसे इतनी दुकानें रहती है, इतने ऑफिसेस रहते हैं, इतने सब्जी वाले, सभी को मैंने पैकेट्स लगते हैं कुछ चीजें डालने के लिए। और आजकल तो जैसे कि अभी सब एनवायरनमेंट को देखते हुए तो पेपर की बनी चीजें ही डिमांड में है, तो ऐसे वक्त पर ये सब बच्चों को आप जो सिखा रहे हैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। तो फिर हाँ जी हाँ, बैग्स भी बनाते हैं। जी जी जी। हाँ, तो मैं ये सुनीला जी पूछना चाहती थी कि ये सब जो आप कार्य कर रही हैं और इनके जो परिवार वाले हैं, उन पर ऐसी क्या मुश्किल आती है, या इन बच्चों को लेके वो क्या परेशान होते हैं कि आपको यानी किस तरह की उनको सलाह देनी पड़ती है? एक्चुअली ना मेरा पूरा काम, ज्यादातर काम बच्चों के पढ़ाई में नहीं था,
हालांकि मैंने जानकारी के लिए वो ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग एक शॉर्ट कोर्स भी कर दिया जी। लेकिन most of my work, I mean almost 90% of my work is with the families Okay. and the parents. Okay. So we take parents and teachers meetings on a regular basis और उनको जो जो हर एक को अलग से प्रॉब्लम रहते हैं, हर फैमिली डिफरेंट होती है, अलग अलग प्रॉब्लम। हाँ, किसी को आर्थिक, किसी को सामाजिक, हाँ, किसी को घर में कई तरह के, सही बात, कुछ लोग यानी पक्ष में रहते हैं, कुछ नहीं रहते, ये सब रहता है। और नंदनवन स्कूल जो है ना अभी जहाँ, यानी नागपुर का नंदनवन स्कूल की बात आप कर रही हैं? जी जी। तो वहाँ क्या है, इट इज अ गवर्नमेंट एडेड स्कूल, ग्रांट मिलती है। हाँ। और वहाँ बच्चों को फीस नहीं लगती। अच्छा। इसीलिए यहाँ जो बच्चे आते हैं पढ़ने, वो एकदम इकोनॉमिकली एट अ वेरी लो लेवल, जैसे कि रिक्शा चलाने वाले, हमाली करने वाले, पुलिस, और कभी कभी वो अनपढ़ भी रहते हैं, लेकिन उनके बच्चे आते हैं। अच्छा। तो अभी उनकी समस्या ज्यादातर आर्थिक रहती है। अच्छा अच्छा। हाँ। क्योंकि उनको तो फिर यदि इस तरह की समस्या रही तो आप किस तरह से उनको कंसल्टेशन देते हैं? नहीं, तो उसका प्रॉब्लम ऐसा होता है कि उनको कुछ कमाने के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। अच्छा। तो ये बच्चों को स्कूल आवर्स के अलावा कैसे उनको कौन देखेगा, ये भी एक समस्या बहुत तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ये बच्चे जब तक छोटे हैं तो आपने जो स्कूल खोली है वहाँ वो जाते हैं, वहाँ वो कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन एक सर्टन एज, यानी किस एज तक इनको आप वहाँ रखते हैं? स्कूल में हम लोग 18 साल तक रखते हैं। हाँ, तो ये बच्चे अपने घर से 18 की एज तक तो वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन 18 के बाद क्या आप रखते हैं उनको अपने यहाँ पर? 18 के बाद उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है। अच्छा। और नंदनवन का वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी है। जी। तो बच्चे जब 18 साल के हो जाते तो ये स्कूल से वो यहाँ पर है वो लक्ष्मी नगर, अच्छा, की कार्यशाला उसको बोलते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नगर में कोई कार्यशाला लगती है जहाँ की ये मंदबुद्धि बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। हाँ, इट इज टोटली वोकेशनल। पढ़ने का मतलब यही है कि कुछ सीखने जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। ये मतलब ऐसा काम सिखाया जाता है कि जो करके उनको थोड़ा सा, हाँ, और जो उसमें कर सकते हैं उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है वहां से। अच्छा। क्योंकि जो वस्तुएं वो बनाते हैं ना, तो दे आर सोल्ड। हाँ, तो जो पैसा मिला वो उनको मिलता है। तो मैं एक बात पूछना चाहूंगी सुनीला जी कि इतना काम आप कर रहे हैं और इतने लोग आसपास सब रहते हैं, तो क्या कभी ऐसी कुछ लोग हैं या कोई संस्थाएं जो आप लोगों को आर्थिक कुछ मदद करती हो, डोनेशन देती हो, ऐसे लोग हैं या इसकी कमी है? नहीं नहीं, मातृ सेवा संघ का नाम इतना बड़ा है जी कि उनको मतलब एक कमलाबाई की पुण्याई है पूरी। जी, जी, जी। तो उनको डोनेशन मिलता है लाइक फॉर अ स्पेसिफिक थिंग। जी। जैसे कि यहाँ गवर्नमेंट की जो ग्रांट है ना, वो टीचर्स की सैलरी और थोड़ा सा डेवलपमेंट फंड मिलता है। अच्छा। लेकिन अभी मेंटेन करना है इतनी बड़ी बिल्डिंग, एजुकेशनल सामग्री भी बहुत लगती है इनके लिए। हाँ, तो क्या है, इनको यदि आ भी सिखाना है, ABCD भी सिखाना है, तो इसके लिए आप लोग कुछ फ्लैश कार्ड बनाते हैं, वो दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं, और फिर वो बच्चा समझता ही है क्या लिखा है, तो काफी खर्चे होते होंगे। खर्चे होते हैं। जी, जी, जी। और मेंटेनेंस, अभी ये बहुत पुरानी संस्था है ना जी, तो मेंटेनेंस के लिए भी बहुत पैसा खर्च होता है। जी जी। तो उसके लिए डोनेशंस देते हैं लोग। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। यानी यही मैं सोच रही थी कि भाई सोसाइटी से हमने इतना लिया, तो सोसाइटी को देने की भावना लोगों में है या नहीं है, क्योंकि आप इन संस्थाओं से जुड़ी है तो आप ज्यादा अच्छे से बता सकेंगी। तो सुनीला जी, आप और क्या बताना चाहेंगी? यानी आपने इतना जो काम किया है, आपके जो भी अनुभव हैं, तो आप कुछ थोड़ा सा यदि अपने अनुभव के आधार पे कोई बात बोलना चाहती हैं तो बताइए। ये तो अभी तक मैंने बताया कि इनका ट्रेनिंग या एजुकेशन कैसे किया जाता है, बट द अभी बहुत बड़ी समस्या ये है
कि कार्यशाला में हम लोग 45 साल तक ही वो व्यक्ति को रख सकते हैं। उसके बाद ही बिकम्स एन एडल्ट। तो तब तक माता पिता बहुत बूढ़े हो जाते हैं। अरे हाँ, मतलब देखिए जो बच्चा छोटा सा जा रहा है वो 18 साल तक वहाँ सब सीख लिया स्कूल में जाके, मतलब वो जो भी कुछ ये वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह ले ली उसने। 18 के बाद कुछ वोकेशनल और भी सेंटर है वहां भी जाके उसने कुछ काम कर लिया। लेकिन जो ये आप सुनीला जी बता रही है कि जब वो 45 साल वगैरह का हो जाता है तो ऐसे वक्त तक तो उसके जो माता पिता हैं वो दोनों काफी बुढ़े हो जाते हैं, कोई मर जाते हैं, कोई जिंदा रहते हैं, और तब वो 45 साल के बच्चे का क्या होता है ये सुनीला जब बताएंगी। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट अ पर्सन इन नंदनवन कार्यशाला। वहां पर ना एक मेंटली हैंडीकैप बूढ़ा व्यक्ति, अच्छा, ही मस्ट बी इन हिज 60s एटलीस्ट। तो वो जस्ट आके वहां बैठता है दिन भर, वो कुछ कर नहीं पाता बिकॉज he doesn't have a family. He doesn't have anybody and nobody is to look after him. तो बेचारा क्या करता है कि पैदल इतने दूर से आता है, कम से कम 6-7 किलोमीटर चल के आता है, वहां बैठता है, चला जाता है। अच्छा, और उसको अभी उसके जैसे अनेक लोग हैं अभी पूरी समाज में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी ना मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जब तक वो जिंदा है जी, तो उनकी तो देखभाल करने वाली संस्था बहुत बढ़ने की जरूरत मुझे लगती है। मतलब सुनीला जी ने एक बहुत पते की बात बताई है, और ये हम सब जो श्रोता सुन रहे हैं और आपके द्वारा और लोगों तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि देखिए हम यदि अच्छे हैं, समाज में हमारा सब ठीक चल रहा है, लेकिन इस समाज के ही अंग ये सब लोग भी हैं, ये हैंडीकैप लोग हैं और ये जो मेंटली रिटार्टेड लोग हैं, इनके बारे में हम सबको सोचने की जरूरत है। सुनीला जी जो बता रही हैं कि एक उम्र तक तो उनका सब हो जाता है, लेकिन उसके बाद ये बेचारे, जैसे इन्होंने एक बुढ़े व्यक्ति का उदाहरण दिया कि कैसे वो 60-70 साल का होकर वो अकेला आके वहां बैठा रहता है, ऐसे कितने ढेर इस पूरे दुनिया में लोग हैं। तो ये भारतवर्ष की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी इस चीज की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं ऐसी खुलनी चाहिए जिसे हॉस्टल बोलते हैं, कि जहां पर कि लोग ऐसे वाले जो हैं जो जिनके लिए अब उनके माँ बाप नहीं या उनको कोई देखने वाला परिवार का नहीं है, या कोई परिवार रहता भी है तो वो ऐसे लोगों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, तो बहुत परेशान बेचारे ये पड़े रहते हैं, कहीं इधर उधर कोने में बैठे रहते हैं। तो इनके बारे में अपन सबको सोचना चाहिए। यही मानवीयता है, यही ह्यूमन रिलीजन जिसे बोलते हैं। हम दुनिया भर के धार्मिक कार्य करते हैं, मंदिर जाते, मस्जिद जाते, गुरुद्वारे जाते हैं, ये सारी चीजें तो हम करते हैं, वो करें, लेकिन सबसे बड़ा जो धर्म है वो है मानव धर्म। और मानव धर्म को यदि हमें मानना है तो हमें इन चीजों पर ध्यान देना होगा कि ऐसी संस्थाओं के लिए हम लोगों ने आगे बढ़कर कुछ मदद करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि ऐसे कोई एक रहने के लिए की व्यवस्था, एक आवास की व्यवस्था की जाए जहां ये बेचारे ऐसे जो मानसिक रोगी हैं या जिनको की इस तरह की समस्याएं आ रही है कि जाएं तो जाएं कहाँ, तो उनको एक और ठिकाना मिल जाए। और इसमें एक बात मैं कहना चाहती हूँ जी, व्हाट आई फील इज कि जिनको जरूरत है, जी, जरूरतमंद व्यक्ति ने भी इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। मुझे लगता कि ये समस्या आने वाली है, ये सोच हम साइकोलॉजिस्ट पेरेंट्स को पहले से देते हैं। अच्छा, कि आपके बाद क्या होगा, इसके बारे में आप क्या सोचा है, तो वो तो दे आर लॉस्ट, करेक्ट ना सोचा भी नहीं होता। लेकिन उसके लिए ना पहले से तैयारी और बहुत सारी संस्थाएं ऐसी पूना, मुंबई और जगह महाराष्ट्र में निकली है कि वहाँ पेरेंट्स ने इनिशिएटिव लेकर ऐसे होम्स खोले हैं। वो वहाँ पूरा अपना टाइम देते हैं बिकॉज दे आर रिटायर्ड बाय द टाइम देयर वार्ड इज एन एडल्ट, तो वो भी उनके साथ रहते हैं और जब तक हो सकता है
ऐसे पेरेंट्स ने एक साथ मिलके ये इनिशिएटिव लेके शुरू करो, तब समाज आके आपको हाथ बटाएगा आपका। यानी पहले तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे। जैसे हम एक नॉर्मल बच्चे के भविष्य के बारे में माँ बाप सोचते हैं कि हम उनको क्या बनाए, क्या करे, कौन सी पढ़ाई करें, कहाँ भेज के पढ़वाएं, वही इन हैंडीकैप बच्चों के लिए, इन मंद बुद्धि बच्चों के लिए भी सोचने का कर्तव्य माँ बाप का है कि हमारे बाद क्या होगा। तो अभी से क्यों ना उनके लिए कोई हम आवाज की व्यवस्था प्रारंभ करें। जी, कार्य कठिन बहुत है जी, जी, लेकिन अगर वो कार्य सही है जी, और लोग तो दे आर वेरी वेरी ईगर टू हेल्प सच संस्था है कि जहाँ ऐसा काम होता है, जी, लेकिन लोग जो खुद उसमें वो प्रॉब्लम में नहीं है, वो आकर ये शुरू नहीं करेंगे। बिल्कुल। हाँ, यानी जिन पर बीती है वो इस दुख को समझते हैं, इसलिए वो इस काम की शुरुआत ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं और मिलजुल कर, क्योंकि एक माँ बाप के बच्चे का ये है तो ऐसे कई माँ बाप हैं। ऐसा अगर हाँ, करेक्ट कि अगर हम मेरा कुछ एक्सीडेंट हुआ, हम तैरते तैरते डूबने लगे जी, तो हमको हेल्प मांगनी है ना जी, अगर हम हेल्प ही नहीं मांगते तो हमको मदद कौन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा विचार, ये सोच पेरेंट्स ने पहले से करना बिल्कुल। और ये आई होप नागपुर में विचार तो जरूर है, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है उसके अनुसार ऐसी संस्था अभी तक नहीं है। यानी व्यवहारिक तौर पर इसको करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए और ये तैयारी, पूर्व तैयारी करने। जी हाँ, तो ये जो पूर्व तैयारी के लिए जो पेरेंट्स जिनके बच्चों के साथ ये सब समस्याएं हैं, यदि वो एकजुट होते हैं, वो पेरेंट्स, और कुछ एक चीज की शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे वो लोग जिनके बच्चे से नहीं है तो भी एक जिसको बोलते हैं ना कि ह्यूमन जो ये रहता रिलीजन, उसको जो जिसका विश्वास है वो लोग इससे जुड़ जाएंगे। और हमेशा मेरा इतना अनुभव है 48 इयर्स का जी कि इफ द कॉज इज राइट जी एंड इट इज एड्रेसिंग द होल सोसाइटी, या तो जैसे कि हमारा जमशेदपुर में जो स्कूल था, जी जी जिस कंडीशन में वो चालू हुआ, उसके बाद मैं ये सबको बताना चाहती हूँ जी कि टाटा स्टील जैसी संस्था हमारे पीछे थी जी, उन्होंने आर्थिक तौर पर जो भी चाहिए वो सब मदद की हमको। प्राइम एरिया में बिल्डिंग बना के दी। अच्छा, और अभी भी वो स्कूल बहुत अच्छा से चल रहा है। देखिए यानी दो महिलाओं ने इस बात को शुरू किया और धीरे धीरे यानी टाटा ने भी ये देखा कि यदि एक अच्छा कार्य किसी ने शुरू किया है तो उसमें वो भी जुड़ गए। तो जिसको बोलते हैं ना, कोई अच्छे कार्य की शुरुआत यदि होगी तो जिसको बोलते हैं ना, लोग मिलते गए कारवा बनता गया, कुछ इस तरह का होगा। तो अंत में आप कोई संदेश देना चाहेंगी? मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि ये एक समस्या है, मानसिक अपंगत्व जी, उसके बगैर भी जी हाँ, जैसे कि मैं यही फील्ड में नहीं, मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, जैसे कि जो उनको प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, तो एवरीबडी शुड बी अवेयर of other people in the society who need help. ओके, either वो मानसिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, मेडिकल हो, कुछ भी हो जी, तो हम लोग को ये अवेयरनेस होना जरूरी है, बिल्कुल। और अगर हम उनको उनके साथ दो बातें भी करते हैं जी, तो भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो उनके लिए कुछ हम अपना समय रखें, यही मेरी एक संदेश आप बोलो या कुछ हो, मेरी इच्छा है। जी हाँ, जी। और इसमें मैं कह सकती हूँ कि इसमें जितना आनंद हम देते हैं ना, उससे दुगना आनंद हमको मिलता है। बिल्कुल, ये आपने जब बोला तो मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बात याद आ गई कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली में एक बहुत सुंदर पोयम लिखी है, जिसका कि हिंदी में आशय ऐसा है कि मुझे पता चला कि आनंद लेने के लिए बहुत सुख सुविधाएं होनी चाहिए, तो वो आनंद ढूंढने के लिए उन्होंने खूब सुख सुविधाएं अपने घर में लेकर आ गए। अब सारे भौतिक सुख सुविधाओं के बीच रहकर भी उन्हें
वो आनंद नहीं मिल रहा था जिसकी उनको तलाश थी। फिर वो धीरे धीरे जब समाज कार्य से वो जुड़े और तब उनको जो आनंद मिलने लगा, तब उन्हें समझ में आया कि सच्चा आनंद तो देने में है, समाज सेवा में है, और यही हमारे जीवन का ध्येय लक्ष्य होना भी चाहिए। आपने सुनीला जी अपना बहुत कीमती समय दिया, बहुत सुंदर बातें हमको बताई, और आपने जो बताया है कि हम यदि सोसाइटी में हैं, हम यदि समाज में हैं, तो हमें इस सोसाइटी के प्रति एक अवेयरनेस होनी चाहिए, और हमारे सोसाइटी के जो ऐसे अंग हैं जो मेंटली रिटार्टेड हैं या फिजिकली रिटार्टेड हैं, तो उनके प्रति हमारे मन में एक मानवीय धर्म के नाते कुछ करने की एक छोटी सी बात हमारे मन में होना ही चाहिए। इसी संदेश के साथ मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और देखिए, जैसे सुनीला जी ने कहा है, खुशी बांटेंगे तो खुशी प्राप्त करेंगे। तो बस चलिए हम निकल पड़ते हैं खुशी बांटने के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।